नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के महापर्व का पहला चरण छिटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दें तो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। बड़े बड़े दिग्गजों समेत कुल 233 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाताओं ने ईवीएम का बटन दबाकर कैद कर दिया है। इस बार पहले फेज में 71% से ज्यादा वोट डले हैं, जो 2018 के चुनाव के मुकाबले में करीब 6% कम है। पहले चरण के सभी सीटों पर 2018 के मुकाबले में इस बार वोट परसेंटेज में गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि पहले फेज में वोट परसेंटेज में आई गिरावट के मायने क्या है। तो वहीं पहले चरण के चुनाव के बाद बीजेपी कांग्रेस ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। छत्तीसगढ़ की सियासत के बड़े बड़े दिग्गज, राजनीति के बड़े बड़े चेहरे, जिन्होंने बीते दिनों जनता के दरबार में खूब माथा टेका, खूब पसीना बहाया, लेकिन चुनावी भागदौड़ के बाद अब बारी है इंतजार की। इंतजार 3 दिसंबर का, इंतजार उस फैसले के दिन का जब न्यूज 18 पर सबसे पहले हर सीट का सबसे सटीक नतीजा नजर आएगा। लेकिन इससे पहले छत्तीसगढ़ में पहले चरण का रण संपन्न हो चुका है। हालांकि इस रण में नक्सलियों ने कुछ जगहों पर खलल डालने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई और जनता के हौसले ने नक्सलियों के मंसूबों को पस्त कर दिया है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस बार कहां कितनी वोटिंग हुई है। सबसे पहले बात दुर्ग संभाग की 8 विधानसभा सीटों की, जहां आज मतदान संपन्न हुआ। पंडरिया में 71.06% मतदान हुआ, कवर्धा में 72.89% मतदान हुआ, खैरागढ़ में 76.31% मतदान हुआ, डोंगरगढ़ में 77.40% मतदान हुआ, राजनांदगांव में 74% मतदान हुआ, डोंगरगांव में 76.80% मतदान हुआ, खुज्जी में 72.1% मतदान हुआ, मोहला मानपुर में 76% मतदान हुआ। खास बात यह है कि सुकमा के ही नक्सल प्रभावित कारीगुंडम इलाके में 23 साल बाद मतदान हुआ, तो वहीं बस्तर के चांदामेटा गांव में आजादी के बाद पहली बार लोगों ने वोट डाले। तो बात बस्तर की उन सभी 12 विधानसभा सीटों की करते हैं जहां बड़े बड़े दिग्गज मैदान में थे और आज उनकी सियासी किस्मत मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दी है। बस्तर वो क्षेत्र भी कहलाता है जहां से कहते हैं कि सत्ता की चाबी निकलती है। अंतागढ़ में 70% मतदान हुआ, भानु प्रतापपुर में 79.10% मतदान हुआ है, कांकेर में 76.13% मतदान हुआ, केशकाल में 74.49% मतदान हुआ, कोंडागांव में 76.29% मतदान हुआ, नारायणपुर में 73.88% मतदान हुआ है, बस्तर में 71.39% मतदान हुआ, जगदलपुर में 75% मतदान हुआ, चित्रकूट में 70% मतदान हुआ, दंतेवाड़ा में 62.55% मतदान हुआ, बीजापुर में 40.98% मतदान हुआ, वहीं कोटा में 50.12% मतदान हुआ है। हालांकि वोटिंग के दौरान हर दल की तरफ से अपने अपने पक्ष में माहौल होने और जीत मिलने का दावा भी किया गया। कुल 90 विधानसभा सीटों वाले छत्तीसगढ़ में जादुई आंकड़ा 46 सीटों का है और पहले चरण में सिर्फ 20 सीटों पर ही मतदान हुआ है, जबकि बाकी की 70 सीटों पर 17 नवंबर को वोटिंग होनी है। लेकिन फिर भी ये चरण काफी अहम है। अहम इस लिहाज से है, इसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज के अलावा वर्तमान 3 मंत्रियों मोहम्मद अकबर, मोहन मरकाम और खवासी लखमा के साथ ही पूर्व मंत्रियों केदार कश्यप, लता उसेंडी, महेश कागड़ा और विक्रम उसेंडी चुनावी मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो देखिए, जो आज जिन 20 सीटों पर चुनाव हुआ है, मतदान हुआ है, वो 20 सीटें काफी अहम हो जाती हैं, क्योंकि ये नक्सल प्रभावित अति संवेदनशील क्षेत्र भी, सीट्स भी इन 20 सीटों के अंतर्गत आते हैं। और कहा भी जाता है छत्तीसगढ़ में सरकार वही बनाता है जिसके हाथ लग जाती है बस्तर की चाबी। लेकिन वो टर्नआउट, जो ये फाइनल टर्नआउट सामने निकल कर आया है, वो कम है पिछली बार के मुकाबले, यानी कि 2018 के मुकाबले करीब 6% कम हुआ है मतदान। इसके मायने क्या है, ये क्या कह रहा है, वोटर्स यहां पर क्या कहना चाह रहे थे जो घर से बाहर निकले और जो नहीं आए, आखिर ये बेरुखी क्यों हुई,
इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता है धनंजय सिंह ठाकुर, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता राजीव चक्रवर्ती साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज उपाध्याय हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, वो भी जुड़ चुके हैं। और छत्तीसगढ़ के चुनावी समीकरण को समझने के लिए जो वोट टर्नआउट हुआ है वो कम क्यों है, क्या कह रहा है, किस तरह के समीकरण बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको समझेंगे हम राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे जी से। लेकिन सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाह रही हूं धनंजय सिंह ठाकुर जी। 2018 के मुकाबले 6% कम हुआ है इस बार मतदान, किस तरह देख रहे हैं आप इसे? देखिए, अभी जो मतदान के जो रेशो आए हैं, जो परसेंटेज आया है, अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं है। अभी हमें और इंतजार करना चाहिए जब निर्वाचन आयोग का जो फाइनल रिपोर्ट आएगा सभी विधानसभा क्षेत्रों का, तो कुछ और इसमें परिस्थितियां बदली हुई नजर आएगी। दूसरी बात, आप देखेंगे जो मतदान है, जो रुझान है, खेती किसानी का दौर है, धान कटाई का समय चल रहा है, उसके बाद भी इस प्रकार से जो रुझान आना कांग्रेस सरकार के प्रति जनता का भरोसा को दर्शाता है। और कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है उसके प्रति सभी वर्गों की रुचि इसमें दर्शाती है। और निश्चित तौर पर जो मतदान हुए हैं कांग्रेस के पक्ष में हुए हैं, और ये मतदान ये बता रहा है कि प्रथम चरण के 20 सीटों में जो मतदान हुए, जहां कांग्रेस के भी वर्तमान में 19 विधायक हैं, वो संख्या बढ़ने वाली है। 20 में लगभग 20 सीटें कांग्रेस जीतेगी। और जनता कांग्रेस के सरकार पर भरोसा किया था, अब अभी घोषणा पत्र भी भरोसा कर रही है। जी, राजीव चक्रवर्ती जी, किस पर है जनता का भरोसा? कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इस बार फिर वापस विश्वास जीतने में कामयाब रहेगी कांग्रेस। पढ़ना जी, पिछले छत्तीसगढ़ हमने बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और संवारा 15 वर्षों में। नहीं तो छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य की संज्ञा कांग्रेस के लोग गोविंद भवन और वल्लभ भवन, जो भोपाल जो संयुक्त मध्य प्रदेश हुआ करता था, कहते थे। उस छत्तीसगढ़ को हमने बनाया, निर्माण किया, संवारा। लेकिन पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी के में जनता जनार्दन ने उन्हें सत्ता दी थी। इस 5 वर्षों में उन्होंने छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़, खून का गढ़, भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया। और जो देश में, पूरी दुनिया में विख्यात है छत्तीसगढ़, धान के कटोरे के लिए, सीमेंट के लिए, लौह अयस्क के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए, शांति के लिए, इन पूरे छत्तीसगढ़ को इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, बर्बाद करने की कोशिश की। और आज जो पहले चरण के मतदान हुआ है, उस मतदान में मतदाताओं ने अपना मत दिया है और एक जोरदार मैंडेट की शुरुआत की हुई है। और वो मैंडेट है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्योंकि जो अधिकांश सीटें जो बस्तर की थी और राजनांदगांव की थी, वो विकास से काफी दूर थी। इतना ही विश्वास जनता का आपको अपनी पार्टी पर दिखाई दे रहा है राजीव चक्रवर्ती जी, तो फिर क्यों नहीं हुआ कि जो टर्नआउट निकलकर सामने आया हुआ वो पिछली बार से रिकॉर्ड तोड़ ज्यादा होता, 18 के मुकाबले ज्यादा इस बार होता? ऐसा क्यों नहीं हुआ फिर? नहीं, पिछले बार जनादेश नहीं मिला, लेकिन आप वोटिंग का परसेंटेज देखेंगे तो वोटिंग के परसेंटेज में आप जो दिख रहे हैं, नक्सलियों ने फरमान जारी किया था, उसके बावजूद भी पहुंच मार्गों में समस्या थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो पोलिंग हुआ है वो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक हवा चल रही है, एक बयार चल रही है। और वो बयार है पक्ष का कि हमने जो संवारा है, जिस प्रकार से हमने बस्तर की बच्चियों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी, वो ट्रेनिंग बंद हो गई। जिस प्रकार से हमने शानदार स्कूल कॉलेजेस खोले थे, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, वो सारे विकास के कार्य अधूरे हैं, वो विकास के कार्य ठप पड़े हुए हैं। इसी कारण से बस्तर के लोग हो या राजनांदगांव जो जिले में जो आज चुनाव हुआ है, वो सारे मतदाता हमारे पक्ष में दिखे हैं। और एक आपके सूत्र भी बताएंगे कि तो एक मुकाबला देखना चाहिए था, वो मुकाबला एक तरफा दिख रहा था। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जिसे कहते हैं जनाक्रोश, मतदान के दौरान जनाक्रोश, वो कांग्रेस को ले डूबेगा और ये सूबे में वापस भारतीय जनता पार्टी का सुशासन स्थापित होगा। जी, तो कमल खिलेगा, ये दावा है राजीव चक्रवर्ती जी का। सूरज उपाध्याय जी, आम आदमी पार्टी कहाँ है इन दावों के खेल में? अपर्णा जी, सबसे पहले जो आप ये वोटिंग परसेंटेज कम होने की बात कही, ये इस बात का सूचक है कि आप देखेंगे कि बहुत सारे क्षेत्रों में जनता खुद सामने आके वोटिंग का विरोध किए, क्योंकि 23 साल पहले जिन सपनों के तहत छत्तीसगढ़ बना, वो सपना आज भी अधूरा है। गरीब आज भी गरीब है, बेरोजगार आज भी बेरोजगार है, लोगों के पास काम नहीं है, शिक्षा का स्तर बद से बदतर है, और स्वास्थ्य की व्यवस्था तो आप भगवान भरोसे इनके यहाँ छत्तीसगढ़ में।
तो लोगों ने जब उनका काम नहीं हुआ, उनके मूलभूत सुविधाओं से संबंधित काम नहीं हुए, तो लोगों ने विरोध किया। 23 साल के कुशासन का विरोध स्वरूप ये वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। इसमें दोनों पार्टियों के खिलाफ गया मैंडेट, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो। दूसरी चीज बोल रहे कि आम आदमी पार्टी कहां पे खड़ी है। छत्तीसगढ़ के अंदर अब तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी की तरफ लोगों ने अपना मन बनाया है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में जो मॉडल स्थापित हुआ है शिक्षा, स्वास्थ्य का और रोजगार का, हमने कुछ करके दिखाया है। ये जो गारंटी कार्ड बांट रहे हैं या ऐसी नहीं बांट रहे आम आदमी पार्टी के लोग, दिल्ली में वो करके दिखाए हैं, पंजाब में कर रहे हैं, और वो भरोसा छत्तीसगढ़ की जनता ने आम आदमी पार्टी के ऊपर दिखाया है, जिसके कारण हम ये बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। ठीक है सौरभ दुबे जी, यहाँ पर समझना मैं चाहूंगी, छत्तीसगढ़ एक युवा राज्य की हम बात करते हैं, तो आज भी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां कई किलोमीटर तक चलकर आते हैं कुछ लोग और उनके पैरों पर चप्पल भी नहीं होती, अपने मत की ताकत का इस्तेमाल करने के लिए घरों से निकले, सुबह सुबह कतारों में लगे और अपना वोट दिया। और अब ये वोटर टर्नआउट जो निकलकर सामने आया, दावे हर कोई कर रहा है कि हमने कर दिया, हम करेंगे, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन दावों के बीच जनता क्या कहना चाह रही है? नहीं देखिए, आज सुबह जब देख रहे थे तो वोटिंग परसेंटेज बहुत तेजी से, मतलब जो सुबह का समय होता है 9 से 10 बजे 11 बजे तक, जो आमतौर पे हम देखते हैं कि वो स्लो होता है वहाँ पर, और शाम के टाइम बहुत तेजी से बढ़ता है। लेकिन ठीक है, नक्सलाइट एरिया भी बहुत सारे हैं यहाँ पर, तो उसका शायद वो रीजन हो सकता है कि शाम को स्लो हुई और सुबह बहुत फास्ट हुई वोटिंग जो है। वही 11 बजे तक देखिए, अब 33 से 34% तो सुबह 11 से 12 बजे तक हो गई थी। अब शाम को क्या रीज़न है, अब वो तो या तो नक्सलाइट बेल्ट है या उसका कुछ असर रहा होगा, लेकिन कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से आप बात कर रही हैं पिछड़ेपन की, कि आज भी लोग पैदल, चप्पल नहीं है पैरों में, और वोट डालने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर जो सरकार है वो क्या चुनाव सुधार को लेकर के किसी प्रकार से कार्यक्रम करती है क्या? ये सोचने वाली बात है कि आप सिर्फ वोटिंग के लिए तो बुलाते हैं लोगों को वोट देने के लिए, लेकिन वोट जब व्यक्ति देने के लिए आता है, वो कोई बुजुर्ग आता है, कैसे आता है, तो क्या उसके लिए भी कोई व्यवस्था बनाई जाती है जो आमतौर पर अभी तक नहीं देखी जा रही है? लेकिन मैं देखना चाहता हूं छत्तीसगढ़ का जो चुनाव है, वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली हुई और एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला जो निकल करके आ रहा है महादेव ऐप के माध्यम से, वो भ्रष्टाचार सीधा रूप से प्रधानमंत्री ने रैली में मंच से सीधा कांग्रेस पार्टी पर लगा दिया। और अगर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इसका खुल करके विरोध नहीं किया, उन्होंने अगर खुल करके उनको विरोध करना चाहिए था, भाई इतना बड़ा आरोपी आपके ऊपर साफ साफ लगा रहा है कि उन्हीं के कहने पर मैं दुबई गया, उन्हीं को पार्टी को फंड देने के लिए मुझे वहां पर भेजा गया, तो इस तरह के आरोपों को आप तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी आपकी। आश्चर्य की बात यह है, छत्तीसगढ़ सरकार जिसको वहां पर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, वो उसने नहीं की। केंद्र ने ईडी ने जाकर के एक्शन लिया, 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। लेकिन कांग्रेस तो ये कहती रही ना कि भाई आपने बंद ही क्यों नहीं कर दिया? आप नहीं, अब बंद हो रहा है ना, अब तो भाई इतने टाइम से चल रहा था और छत्तीसगढ़ के अंदर वो सरकार थी, तो ये काम तो छत्तीसगढ़ का था, एफआईआर दर्ज करवा करके बंद कराते। अगर इंटरनली तौर पे मुख्यमंत्री को नहीं पता था, और अगर पता था तो उसके बारे में हम जानकारी दें कि उनको कितना पता था, क्योंकि वो तो सीधा आरोपी उनके ऊपर आरोप लगा रहा है। फिर आप ईडी की बात करते हैं कि ईडी छापा क्यों मार रही है? भाई ईडी जब भ्रष्टाचार के ऊपर छापा मारती है, भ्रष्टाचारियों को पकड़ती है, तो वहां पर फिर आप विरोध क्यों करते हैं? या तो आपकी वहां सरकार थी ना, वहां तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तो आपको खुल करके आपके सूत्र नहीं बता पाए, आपका इंटेलिजेंस नहीं बता पाया, आप ही के लोग बाहर जाकर के दुबई से ये जो 2 नंबर का पैसा है चुनाव के लिए लगाने का जो आरोप लगाया जा रहा है, वो कितना सही और कितना गलत है, लेकिन वो तो बाद में जांच के बाद पता चल जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो रैली में सीधा बोल दिया, और उस पर कांग्रेस पार्टी कहीं से भी आक्रामक नहीं दिख रही है। आप ये कह रहे हैं कि जो आखिरी मौके पर जिस तरीके से एग्रेसिव कैंपेनिंग हमने बीजेपी की तरफ से देखी है, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कांग्रेस को। धनंजय सिंह जी, बड़ा सवाल ये कि अगर राज्य में इस तरह का कोई साजिश हुई, जिस तरह से कांग्रेस ने आरोप लगाया, और ये आरोप लगाया गया कि आखिरी वक्त पर भी केंद्र सरकार की ओर से ऐप बंद नहीं हुआ, लेकिन ये खेल हुआ तो हुआ कैसे? और दूसरी बात, क्योंकि राजनीति जो है वो क्रिकेट की तरह होती है, आखिरी गेंद पर भी खेल बिगड़ सकता है। जो आखिर के साल भर में कुछ कैंपेनिंग बीजेपी की तरफ से हुई, क्या उसको आप भांप नहीं पाए? देखिए अपर्णा जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूं, महादेव सट्टा ऐप का संचालन करने वाले भाजपा के नेता हैं, क्योंकि यहाँ ईडी जिस गाड़ी में पैसा पकड़ती है वो भाजपा के पूर्व मंत्री बिजमोहन अग्रवाल के भाई हैं, उसकी गाड़ी का मालिक
तो मैं पूरा दावा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण तो आप में दावा महादेव क्यों कर रहे हैं? FIR कराइए ना जाकर के। अगर आप इतनी मजबूती के साथ अपनी बात को यहाँ रख रहे हैं टेलीविजन पे, आप जाके FIR करवा दीजिए। आपको क्या तकलीफ हो रही, मैं बहुत कर रहा हूं तो? नहीं, मैं कह रहा हूं आप FIR करवाइए ना। आप राष्ट्रीय टेलीविजन पे बोल रहे हैं भाई, आप एक पार्टी का नाम ले रहे हैं। उनकी बात सुन लेते हैं पहले जी। सुन लेना, ये कौन है भाई, कौन व्यक्ति बुला लियो भाई डिबेट में? आप निजी टिप्पणी से बचिए, अपनी बात करिए। और इस तरह का, हाँ आप सुनिए कौन होता है बोलने वाला? ये बोल रहा था, मैं सुन रहा था, इंटरप्ट किया। मैं आपके भलाई की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं आप FIR दर्ज करा दीजिए। आप जैसे लोगों की भलाई नहीं चाहिए, आप अपने काम करिए, मुझे भलाई मत सिखाइए। मेरे आप जो बोला मैं सुन रहा था। रंजय जी, जो भी आप इस मंच पर कहेंगे, देखिए जनता आपको सुन रही होगी, इसीलिए आप जो आरोप लग रहे हैं, जो सवाल मैंने पूछा है आपसे, उसका जवाब दीजिए। सुनिए ना पढ़ना जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। जिसको पीड़ा हो रही है बैठा व्यक्ति को, हाँ मैंने जो आरोप लगा रहा था कल तक, नहीं इसको क्या पीड़ा हो रही है? व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए, मैंने उन्हें भी शांत करने को कह दिया। इसको पीड़ा क्या हो रही है? नहीं ये क्या दलाली करने बैठा है? नहीं, इस तरह की बातें नहीं। देखिए, इस तरह की बातें जनता आपको देख रही है, जो शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हैं राष्ट्रीय टेलीविजन पे। ऐसे शब्द ये राष्ट्रीय टेलीविजन है, बड़ा चैनल है। शब्दों पर लगाम लगाइए। अपने राजशाही अहंकार को कांग्रेस पार्टी को दबाना चाहिए। आप इसी तरह की बदजुनामी करते हैं और फिर आप सरकार नहीं बना पाते। आप वहां पर आपको वोट नहीं मिलते, आप चुनाव में हार जाते हैं इस तरह के अब शब्दों का प्रयोग करने के कारण। सौरभ दुबे जी देखिए, ये देखिए व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। नहीं, धनंजय सिंह जी, मैं आपसे भी कह रही हूँ। सौरभ दुबे जी देखिए, मैं अगर आपके दोनों के ऑडियो आउट कर दूंगी तो कोई फायदा नहीं है ना। आज लोकतंत्र का पर्व था, हमने इतनी अच्छी तस्वीरें दिखाई हैं, लोग घरों से बाहर निकले। धनंजय जी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी ना आप करें ना दुबे जी करें, मैं दोनों से ही कह रही हूँ सर। आप अपनी बात रखिए, पार्टी का पक्ष रखिए। आप सुनिए जी, बात सुनिए मेरी बात को। इसने आरोप लगाया, नहीं इसमें उसने क्या होता है सर? इसको तकलीफ क्या हो रही है? आप दोनों को ही मैं बोल रही हूँ सर, आप दोनों ही रिस्पेक्टेबल लोग हैं, ऐसे मत कीजिए। सुनिए अपर्णा जी, मेरी बात सुनिए। आप अगर आप मुझे धमकी देते हैं स्क्रीन से हटाने के लिए तो मैं क्षमा मांग के आपका चैनल से नहीं, मैंने आपको धमकी नहीं दी सर। मैंने कहा कि अगर आप दोनों एक ही वक्त पर साथ साथ बोलेंगे तो आपकी बात नहीं होगी। मैं कौन धमकी देने वाली? लेकिन देखिए, शो मत खराब कीजिए सर। शो मत खराब कीजिए। आरोप लगाया ना, इसने आरोप लगाया ना, बस जवाब दे रहा था ना। आप दीजिए सर, मैं उन्हीं को शांत करवा कर बोल रही हूँ कि आप अपना समय लीजिए, आप जवाब दीजिए आरोपों का। आपकी बात को मैं बोलता हूँ, इस देश में महादेव सट्टा ऐप का संचालन भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे थे। जो ईडी में पकड़ा है वो भाजपा का कार्यकर्ता था। ईडी जो गाड़ी पकड़ती है वो ब्रिजमोहन अग्रवाल जो भाजपा के नेता भी है और मंत्री अमर अग्रवाल पूर्व मंत्री के भाई की गाड़ी है। पैसा ईडी का है। पूरी तरीका से एक षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और ईडी ने मिलकर रचा है। और मैं तो बोलता हूं ना, इस देश के प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में आके महादेव की बात करते हैं, ये बहुत जिम्मेदाराना बात करते हैं। जब राज्य सरकार ने आपको इस ऐप पे बैन लगाने के बाद की, आपने बैन क्यों नहीं लगाया? दुबई में जो बैठे इसे सरगना उसको गिरफ्तार करने के बाद की, क्यों उसको गिरफ्तार नहीं किया गया? और आज अब ईडी पे बैन लगाते हैं, जब पूरे जगह पर्दाफाश हो गया भारतीय जनता पार्टी का चरित्र कि एक किसान मुख्यमंत्री के खिलाफ भाजपा के नेता कैसे षड्यंत्र कर रहे थे, ब्रिजमोहन अग्रवाल का नाम आ गया। तो अगर मैं कहता हूं पूरे देश में जितने भी अवैध काम होते हैं ना, केंद्र सरकार के बैठे भाजपा नेताओं के संरक्षण में होते हैं। गुजरात में ड्रग्स कैसे आ गया सीमा पार से, जब प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए महाराज सर, छत्तीसगढ़ की क्यों छत्तीसगढ़ बात करूं? हम बात कर रहे हैं महादेव की ना, आप सारी बात कर लीजिए, लेकिन मंच छत्तीसगढ़ के लिए है ना सर। और उसी भी छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर चुनाव हुआ है आज, तो मैं आपसे यही कह रही हूँ कि 98% मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि वादे सरकार ने पूरे किए हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर बीजेपी हर मंच से ये आरोप लगा रही है कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है, तो जवाब तो कांग्रेस ही देगी ना सर। आप सही जगह है आप है। मैं उसी का जवाब आपके सम्मानित चैनल से दे रहा था कि भाई ईडी हो चाहे महादेव सट्टा हो, ये भाजपा के द्वारा रचित एक षड्यंत्र मैं बता रहा था। क्योंकि इस प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का चेहरा, सरकार के काम और सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं के आगे मोदी जी के भाषण भी नहीं चले हैं, मोदी जी भाजपा की घोषणाएं भी नहीं चली है। और प्रदेश के किसानों को पता है भूपेश है तो भरोसा है, कांग्रेस घोषणाओं पर भरोसा किया हुआ है। क्योंकि हम धान कीमत 3100 रुपए देने 3200 देने के बाद अभी किया है, क्योंकि हमने 2500 दिया है। हमने किसानों का माफ पहले बार भी किया था और भी हम करने जा रहे हैं। तो इसके बाद बचता क्या है? वैसे भी भाजपा तो षड्यंत्रकारी है, तो षड्यंत्र रचना उनका काम है। भूपेश बघेल जी जब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे तब भी इस प्रकार से रमन सिंह के खिलाफ साजिश रखा था।
उसके माताजी जिनके अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा था उनको उठाकर ईडब्ल्यू लाकर एक षड्यंत्र जो रचा गया था, ये तो षड्यंत्रकारी लोग हैं। और मैं तो आपके चैनल में कह रहा हूं, पूरे प्रदेश की जनता को सावधान रहना चाहिए भाजपा नेताओं के इस चरित्र से। ये किसी का भी चरित्र हनन कर सकते हैं, किसी पर भी झूठे आरोप लगा सकते हैं, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तब होता है जिस प्रधानमंत्री कसौटी पर ये परखना कि आरोपों में कितनी सच्चाई है या कितनी नहीं है, वो तो जांच में साफ हो ही जाएगी। और साथ जनता भी जो है वो जानती है कि उसे किस दिशा में आगे जाना है। अगर आप भी दावा कर रहे हैं या कोई भी दावा करता रहे, लेकिन जनता अगर अपना मन बना चुकी है तो वो मन बना चुकी है। यहां पर आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है सूरज उपाध्याय जी, आप सुन रहे हैं षड्यंत्र हो रहा है और एक के बाद एक आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी क्या अपनी नेशनल पार्टी के स्टेटस को बचाने के मकसद से यहां आई है, या दिल्ली और पंजाब का सपना दिखा पाने में छत्तीसगढ़ की आवाम को कामयाब रही है? अपर्णा जी, ये आरोप तो सच है कि जब चुनाव नजदीक आता है या जिन राज्यों में चुनाव होता है, ईडी की कार्रवाई वहां बढ़ जाती है। आप 9 साल का इतिहास उठा के देख लो, एक भी भाजपाई नेता के यहाँ कोई ईडी का छापा पड़ा हो, एक भी भाजपा समर्थित दल पे कोई ईडी का छापा पड़ा हो, या जिस हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ बीजेपी ने बुकलेट जारी किया, आज वो उनके पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री है। जिस पार्टी को नेचुरली करप्ट पार्टी स्वयं मोदी जी ने बोला हो और 70,000 करोड़ का घोटाले की बात की हो, आज वो डिप्टी सीएम है। नारायण राणे हो, एकनाथ शिंदे हो, शुभेंदु अधिकारी हो, ये सब लोग भाजपा में आके भगवा वॉशिंग पाउडर से धुल जाते हैं। उनके खिलाफ जांच की बात नहीं होती है। मध्य प्रदेश के अंदर व्यापम घोटाला में 100 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई, मरे लोग, उनकी जांच करने वाला कोई नहीं है। छत्तीसगढ़ के अंदर नसबंदी कांड हुआ, छत्तीसगढ़ के अंदर अकड़वा कांड हुआ, छत्तीसगढ़ के अंदर नान घोटाला हुआ। ऐसे आपको सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें ईडी की कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो सवाल उठना लाजमी है कि ये भाजपा समर्थित या भाजपा के नेताओं पे ईडी का छापा क्यों नहीं पड़ता। और मैं एक बात से इत्तेफाक रखता हूं कि अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बोलते हैं कि कल मैं अगर हलफनामा दे दूं कि ये मोदी और शाह जी को पैसा गया है, तो क्या ईडी की जांच करेगी? किसी के कहने से आप ईडी का जो दुरुपयोग भाजपा कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है, ये पूरे देश की जनता देखती। अब बात हम दूसरी करते हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि 23 सालों तक लगातार छत्तीसगढ़ को लूटने का काम भाजपा और कांग्रेस ने किया। समय इतना ही है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। लेकिन बातचीत होती, बहस नहीं, झगड़ा नहीं तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि यहां पर आवाम तो मन बना चुकी है और आज इस 20 सीटों पर ईवीएम का बटन दबाकर आवाम ने तय कर लिया है कि जीत किसके हिस्से में जाएगी, किसके हिस्से में नहीं जाएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हर खबर सबसे पहले आपको देखने को मिल रही है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।